वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज की वीडियो में आप देखेंगे ब्लैक नाइट सीरीज के पहले सीजन की पूरी कहानी। सीरीज की शुरुआत एक कॉमेट एक्सप्लोजन के 40 साल बाद होती है। लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स पानी के नीचे जा चुके हैं और कोरियन पेनिनसुला रेगिस्तान बन गया है। दुनिया की सिर्फ 1% जनसंख्या जिंदा बची है और एक नई प्रथा का जन्म हुआ है। पॉल्यूटेड हवा को साफ करने के लिए एयर कोर नाम की एक मशीन को बनाया गया है। यह मशीन ऑक्सीनियम मिनरल को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है। ह्यूमंस ऑक्सीजन मास्क के बिना कहीं नहीं जा सकते। जनता को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिन्हें जनरल, स्पेशल और कोर कहते हैं। मतलब जब तक ह्यूमंस रहेंगे तब तक क्लास डिवाइड का दी एंड होगा ही नहीं। खैर, हर क्लास एक अलग ही डिस्ट्रिक्ट में रहती है और उनकी कलाई पर उनकी क्लास का QR कोड भी लगाया गया है। इनके अलावा रिफ्यूजीज भी हैं जो किसी क्लास को बिलोंग नहीं करते, ना ही उनके हाथ में QR कोड है। खाना, पानी, ऑक्सीजन जैसी बेसिक सुविधाएं भी उनको नहीं मिलती। खाना, पानी, ऑक्सीजन जैसी बेसिक जरूरतों को पूरा करने का भी उनको हक नहीं दिया गया है। मजबूरन कुछ रिफ्यूजीज लुटेरे और हंटर्स बन जाते हैं। लेकिन इस नई दुनिया में नाइट्स को बहुत इज्जत मिलती है, जो कि ड्राइवर्स हैं और लोगों को उनके सप्लाईज डिलीवर करते हैं। उन्हें आए दिन रिफ्यूजीज से लड़कर अपनी चीजें डिलीवर करनी पड़ती है। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में रहने के लिए रिफ्यूजीज के पास सिर्फ एक रास्ता है और वो ये है कि वे नाइट बन जाएं। अब 528 नाम के एक नाइट को दिखाते हैं जो अपने काम में बेस्ट माना जाता है। उसकी अपनी एक सीक्रेट टीम भी है जिसमें पुराने रिफ्यूजीज भी डिलीवरी करते हैं। वे रिफ्यूजीज की मदद करते हैं। हंटर्स ने कई बार इन्हें लूटने की कोशिश की, लेकिन 528 की फाइटिंग स्किल्स के आगे उनकी एक नहीं चली। हंटर्स और रिफ्यूजीज के बीच भी काफी लड़ाई होती है, जिसमें वे फूड, वाटर, ऑक्सीजन वगैरह की बैटिंग भी करते हैं। आज साबोल नाम का एक लड़का हंटर से फाइट कर रहा है। जो हाथ में मिला उसे उठाकर साबोल उन पर अटैक करता है और बड़ी आसानी से जीत भी जाता है। कुछ हंटर्स एक ट्रेनी नाइट को लूटकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। 528 उन्हें समझाता है, लेकिन वे बातों से नहीं मानते। अब 528 को अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखानी पड़ती है और वो जल्द ही उन्हें हरा देता है। एक हंटर उसे बाइक पर चेस करता है, लेकिन 528 साबोल को बचा लेता है। शाम को साबोल एक अपार्टमेंट में घुसता है जहां डिफेंस इंटेलिजेंस कमांड की मेजर जियोंग उसे पकड़ लेती है। दोनों के बीच जम के लड़ाई होती है और जियोंग जीत जाती है। तब पता चलता है कि साबोल जियोंग और उसकी बहन के साथ 10 साल से इसी अपार्टमेंट में रहता है। हालांकि रिफ्यूजीज को घर में रखना इलीगल है। दोनों बहन उसे डांटती है कि तुम सप्लाईज के लिए फाइट क्यों करते हो। वो जवाब देता है कि इन फाइट से मुझे नाइट बनने की ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन जियोंग ऑर्डर देती है कि नाइट बनने का सपना तो तुम भूल ही जाओ। अगले दिन एक बिल्डिंग में चियोनम्योंग ग्रुप ऑफ कंपनीज की मीटिंग होती है। 40 साल पहले जब दुनिया नष्ट होने लगी थी, तब चेयरमैन रियू की कंपनी ने इस नए सिस्टम को बिल्ड किया था। अब वे डिस्ट्रिक्ट ए को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं ताकि अंडरग्राउंड में रहने वाले स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के लोग डिस्ट्रिक्ट ए में शिफ्ट हो जाएं। चेयरमैन रियू चाहता है कि इस रिलोकेशन का जिम्मा सरकार ले, लेकिन उसका बेटा शॉन, जो कंपनी का CEO है, वो कहता है कि सरकार रिफ्यूजीज को भी रिलोकेट कर देगी और मुझे रिफ्यूजीज से सख्त नफरत है। यहाँ साबोल चुपके से अपार्टमेंट से निकल जाता है और अपने फ्रेंड से मिलता है। वे एक जगह छुप जाते हैं और एक नाइट ट्रक के पीछे भागकर उस पर चढ़ जाते हैं। लेकिन ट्रक चला रहा है अपना हीरो 528। वो गाड़ी जिग-जैग चलाता है, लेकिन लड़के फिर भी अपनी पकड़ नहीं छोड़ते। अब 528 इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक्टिवेट करता है। साबोल के अलावा सब गिर जाते हैं और साबोल विंडो से पैसेंजर सीट में कूद जाता है। वो 528 से लड़ना चाहता है, लेकिन 528 उसे धक्का दे देता है। 528 को एक मिस्टीरियस टेक्स्ट मिलता है और वो उसी आदमी से मिलने जा रहा है। इतने में रेत की आंधी शुरू हो जाती है। 528 देखता है कि डिस्ट्रिक्ट ए में एक नया एयर कोर लगाया गया है। इसकी इंचार्ज जियोंग है। जियोंग को शक होता है क्योंकि गार्ड्स उसे डिस्ट्रिक्ट ए के कंस्ट्रक्शन साइट को देखने ही नहीं देते। लौटते वक्त तो 528 को देखती है और उस पर शक करती है, लेकिन 528 अरेस्ट नहीं होना चाहता, इसलिए कहता है कि मेरा ट्रक खराब हो गया है। यहाँ साबोल घर लौटता है तो सारा उसे कमरे में लॉक कर देती है कि बहुत हो चुकी तुम्हारी मस्ती। 528 उन्हें सप्लाईज डिलीवर करने आता है। उसके जाने के बाद कुछ आदमी अपार्टमेंट में घुस आते हैं। वे सारा को एक इंजेक्शन देने की कोशिश करते हैं और वो चिल्लाती है। साबोल दरवाजा तोड़कर उन्हें मारने लगता है। वे शूट करने लगते हैं। जब साबोल सारा को देखने जाता है तो उसे बुलेट लग जाती है और वो मर गई है। पर तभी एक आदमी आकर साबोल को भी शूट कर देता है। इतने में गन शॉट सुनकर 528 लौट आता है और वो उस आदमी को भी मार डालता है। फिर वो साबोल को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अपने घर लेके जाता है, लेकिन साबोल तो बचने की कोशिश करता है। इस वजह से डॉक्टर्स उसे स्लिप इंजेक्शन दे देते हैं और तब 528 नोटिस करता है कि साबोल का स्कल मेटल का बना है और इसलिए बुलेट से उसके स्कल को कुछ नहीं हुआ। 528 ने म्यूटेंट्स के बारे में कई अफवाहें सुनी थी, लेकिन अब उसे विश्वास होने लगता है कि वाकई म्यूटेंट्स होते हैं।
सारा की बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए जियोंग को बुलाया जाता है। वो कहती है कि बॉडी को जलाने से पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो। फिर वो सावल के फ्रेंड्स को खबर देती है और एक बुजुर्ग से मिलती है जिसे वो ग्रैंडपा कहती है। जियोंग उन्हें सारा के बारे में बताती है। उसी शाम 528 जियोंग को बताता है कि मैंने सावल को बचा लिया। हाल ही में कई लोग किडनैप किए गए हैं, लेकिन इस बार किडनैपिंग के बजाय उन लोगों ने सारा का खून कर दिया। 528 के जाने के बाद जियोंग को याद आता है कि कुछ साल पहले उसकी टीम को कुछ रिफ्यूजीज को खत्म करने का मिशन दिया गया था, क्योंकि वे दंगे फसाद कर रहे थे। इनोसेंट लोगों को मारना जियोंग की फितरत के खिलाफ था। जब उसने एक लड़के को पत्थरों के बीच छुपता हुआ देखा तो जियोंग ने उसको अनदेखा कर दिया, जिससे वो बच गया। लेकिन बाद में जियोंग उसे बचाने के लिए वापस गई थी। अब जियोंग रियलाइज करती है कि वो लड़का 528 ही था। वो घर जाकर देखती है तो सावोल एकदम सही सलामत होता है। दोनों सारा की मौत का दुख शेयर करते हैं। फिर जियोंग उसे उसके फ्रेंड्स और ग्रैंडपा के साथ रहने को कहती है। सावोल इमोशनल होकर कहते हैं कि आपने मेरे लिए जो कुछ किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो बड़ा डिप्रेस्ड होता है क्योंकि वो सारा को बचा नहीं पाया। वो अपने फ्रेंड्स के पास जाने के बजाय हंटर्स के पास जाकर कहता है कि मुझे मार डालो। हंटर्स उसे मारने में जरा भी देरी नहीं लगाते और खुशी खुशी उसे बड़ी बेरहमी से पीटते हैं। पर इतने में सावोल के फ्रेंड्स उसको बचाने आ जाते हैं। इसी बीच हंटर्स सावोल के सर पर मारते हैं। तीनों दोस्त सावोल को लेकर घर आते हैं। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन सावोल कोमा पेशेंट की तरह पड़ा रहता है। दूसरी ओर 527 नाम का एक नाइट शॉन नाम के एक आदमी से मिलता है और पूछता है कि तुम जिन बच्चों को किडनैप करवा रहे हो उनका क्या करते हो। सब कहते हैं कि तुम उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज कर रहे हो। अगर ये सच है तो मैं तुम्हारे लिए काम बिल्कुल नहीं करूंगा। शॉन प्रॉमिस करता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ लोगों को बचाने के लिए ही कर रहा हूँ। अगर तुम मेरा सिर्फ एक और काम कर दोगे तो मैं कोर डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगा। अब 527 उसकी बात मानकर चला जाता है और शॉन अपने ब्लड ट्रीटमेंट के लिए जाता है क्योंकि उसे कोई बीमारी है। 528 और उसके साथी किडनैपर्स के क्लू को फॉलो करके एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं। वहां के गार्ड्स को मारकर वे अंदर जाकर देखते हैं कि कुछ बच्चों को किडनैप करके रखा गया है। वे समझ जाते हैं कि इन बच्चों को किसी एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। जब सावुल जागता है तो ग्रैंडपा उसको हिम्मत देते हैं कि अपने दुख से बाहर आने की कोशिश करो बेटा। अगले दिन 528 ग्रैंडपा के घर जाता है और पूछता है कि क्या आप जानते हैं कि सावुल एक म्यूटेंट है। ग्रैंडपा नहीं जानते थे, लेकिन वे बताते हैं कि सावुल के पिता ऑक्सीनियम माइन में काम करते थे जहाँ बहुत सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल होता था। कहा जाता है कि वहां जिन माइनर्स ने काम किया था उन सबके बच्चे म्यूटेंट्स बन गए। यहाँ जियोंग बहुत मायूस होती है क्योंकि उसे और उसकी टीम को सारा के केस से बिल्कुल हटा दिया गया है। सारा की बहन होने की वजह से जियोंग उसका केस इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती, लेकिन वो प्राइवेटली इन्वेस्टिगेट करके पता लगा लेती है कि उसके घर पर उस दिन 5 to 7 आइटम्स डिलीवर करने के लिए आया था, ना कि 5 to 8। जब 5 to 8 अपने नाइट हेडक्वार्टर्स में लौटता है तो देखता है कि 5 to 7 खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। वो परेशान है कि उसने कितने बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर दिया। 5 to 8 उसको बचा लेता है और कुछ डिटेल्स मांगता है, लेकिन तभी उसका ब्रेन बॉम्ब एक्टिवेट होता है और वो तुरंत मर जाता है क्योंकि 5 to 7 ने अपना मिशन पूरा नहीं किया था और इसके पीछे भी शॉन का ही हाथ है। अब 5 to 7 की जगह बिल्कुल खाली है। अब शॉन 5 to 7 का रिप्लेसमेंट चूज करने के लिए एक स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। 5 to 8 को पता चलता है कि ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार 5 to 7 काम के स्ट्रेस की वजह से मरा था। अब वे 5 to 8 को ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो एक ही मूवमेंट करके अपने अपोनेंट को गिरा देता है। अब वहां पर एक टूर्नामेंट अनाउंस किया जाता है जिसमें जीतने वाले को अगला नाइट चुना जाएगा। ये सुनकर सावुल बीच सड़क पर 5 to 8 का वेट करता है। उसकी आंखों में 5 to 8 को वही आग और जोश दिखाई देता है जो उसके अंदर भी था जब वो अपनी जान बचाने के लिए लाशों के बीच लाश बनकर लेट गया। सावुल 5 to 8 से ट्रेनिंग लेना चाहता है, पर वो कहता है कि पहले तुम प्रूव करो कि तुम इस लायक हो। उसी शाम जियोंग की टीम उसे इन्फॉर्म करती है कि 5 to 8 और दूसरे नाइट्स की एक सीक्रेट मीटिंग हो रही है। 5 to 8 अपने साथियों को उस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है और कहता है कि म्यूटेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। वो सावुल के जरिए इस एक्सपेरिमेंट के मास्टरमाइंड का पता लगाना चाहता है। जियोंग और उसकी टीम नाइट्स की मीटिंग के बीच वहां पर आ जाते हैं। अब 5 to 8 अकेले में जियोंग को सब कुछ बता देता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि सावुल एक म्यूटेंट है जिसका स्केलेटन मेटल से बना हुआ है। अगले दिन सावुल अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार होता है। वो स्ट्रांग है लेकिन उसमें स्किल्स की कमी है, इस वजह से 5 to 8 आसानी से उसे हरा देता है। 5 to 8 उसे रियल फाइटिंग टेक्निक सिखाता है। कुछ समय के बाद सावुल और दूसरे कैंडिडेट्स पहले टेस्ट के लिए हाजिर होते हैं। एक कंप्यूटर उनकी बॉडी को स्कैन करता है और जो कमजोर हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। सावुल के फ्रेंड्स पास नहीं होते, लेकिन सावुल पास हो जाता है। शाम को वो फिर 5 to 8 के साथ ट्रेन करता है। 5 to 8 उस पर बेसबॉल शूट करता है और उसे डॉज करना सिखाता है। सावुल को अपने सर से मारने की आदत है क्योंकि उसका स्कल मेटल का बना हुआ है, लेकिन उसे बॉल्स को डॉज करना नहीं आता। तभी दूसरा नाइट अपने हाथ और पैर से बॉल को बहुत ही अच्छी तरीके से रोकता है। सावुल उससे बड़ा इंप्रेस होता है। अब टूर्नामेंट के दिन सावुल फर्स्ट राउंड में कम्पीट करने जाता है।
प्लेयर्स को छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करना है। हर राउंड का विनर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। इतना ही नहीं, उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जाएगा। सावल को कठिन से कठिन फाइट की ट्रेनिंग दी गई है, जिसकी वजह से वो खुद को आसानी से डिफेंड कर सकता है। उसकी स्किल्स को देखकर एक से ज्यादा आदमी उस पर अटैक करने लगते हैं। वे एक दो बार उसे मार भी देते हैं, लेकिन आखिर में साहुल ही जीत जाता है। अब ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, लेकिन तभी एक लड़का सावल पर कूद पड़ता है और उसे पूरी तरह घायल कर देता है। लेकिन सावल पलटकर उस पर ऐसा अटैक करता है कि वो ही गिर जाता है। इस तरह सावल को मिलाकर टोटल में 8 प्लेयर सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। जियोंग माइनर से उनके किडनैप हुए बच्चों के बारे में पूछताछ करती है। अब शाम को 5 to 8 एक ट्रक ड्राइवर को शूट करता है और उस ट्रक के रिफ्यूजीज को बचा लेता है, वरना रिफ्यूजीज को तो खत्म कर लिया जाता। दरअसल ये सारे रिफ्यूजीज माइनर्स और ऑक्सीनियम सुरंग में काम करते हैं। यहाँ शॉन को दिखाते हैं जो रिव्यू से उन सारे रेजिडेंट्स का डाटा मांगता है जिन्हें सरकार डिस्ट्रिक्ट ए में रिलोकेट कर रही है, लेकिन रिव्यू उसको डाटा नहीं देता क्योंकि वो जानता है कि शॉन रिफ्यूजीज को डिस्ट्रिक्ट ए में कभी सेटल नहीं होने देगा। शॉन का मानना है कि रिफ्यूजीज हमारे साथ बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन शॉन जियोंग को कॉल करके वही डिटेल्स मांगता है और कहता है कि मेरा ऑर्डर मानना तुम्हारी ड्यूटी है। यहाँ सावल 5 to 8 को प्रूव करके दिखाता है कि मैं अच्छा ड्राइवर हूँ। अगले राउंड में उन्हें एक पैकेज को सेफली डिलीवर करना होता है, लेकिन रास्ते में तो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले हंटर्स उस पर अटैक करेंगे और अगर हंटर्स पैकेज छीनने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें प्रिजन से रिलीज कर दिया जाएगा। और अब प्लेयर्स को वेपन्स दिए जाते हैं जिससे वे अपने पैकेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हंटर्स को भी मार सकते हैं। फिनिशिंग लाइन क्रॉस करने वाले पहले 2 प्लेयर्स थर्ड राउंड में पहुंच जाएंगे। अब रेस होती है शुरू। हंटर्स पार्टिसिपेंट्स को घेर कर उन पर शूट करते हैं। 2 पार्टिसिपेंट्स जल्द ही नीचे गिर जाते हैं। सावल अपनी ड्राइविंग पर फोकस कर रहा होता है, लेकिन बाकी लोग हंटर्स को शूट करते हैं और हंटर्स की कार एक्सप्लोड हो जाती है। कॉन्टेस्ट के ऑर्गेनाइजर्स आसपास की बिल्डिंग को एक्सप्लोड करवाकर इनके रास्ते में अड़चन पैदा कर देते हैं और अब 4 लोग बचे हैं, लेकिन तभी सावल गलती से ट्रैक से बाहर चला जाता है। अब और भी कई हंटर्स उसके पीछे आ जाते हैं, पर वो स्पेशल ड्राइविंग ट्रिक्स को यूज करके एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और इस तरह हंटर से पीछा छुड़वाकर वापस ठीक ट्रैक पर आ जाता है। पर दूसरी कार से टकराकर उसकी कार उलट जाती है, लेकिन सावल हार नहीं मानता और कार को छोड़कर अपने पैकेज लेकर प्लेयर नंबर 3 के पास जाता है जो कीचड़ में फंसी हुई है। सावल उसकी कार को कीचड़ से निकालता है और वो सावल को लिफ्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। अब दोनों सबसे अलग निकल चुके हैं, पर हंटर्स उनको छोड़ते नहीं। सावल उनसे लड़ता है, लेकिन वे प्लेयर 3 को बाहर खींच देते हैं और तब दूसरा प्लेयर लीड करने आता है। पर सावल अपने पार्टनर को बचाकर आगे जाता है और वे फिनिशिंग लाइन पर सेकंड पहुंचते हैं, लेकिन सिर्फ प्लेयर नंबर 3 फाइनल के लिए सिलेक्ट होती है। सावल डिस्क्वालीफाई हो जाता है क्योंकि उसके पैकेज पर गोलियां लग गई हैं। कुछ देर के बाद शॉन को पता चलता है कि प्लेयर 3 के हाथ में इंजरी हुई है और वो फाइनल में कम्पीट नहीं कर सकती। बाकी नाइट्स सावल को नाइट पोजीशन के लिए रिकमेंड करते हैं। शॉन भी मान जाता है क्योंकि वो साबित करना चाहता है कि मैं तो सबको इक्वल मानता हूँ, रिफ्यूजीज को भी। हालांकि उसे रिफ्यूजीज से चिढ़ है और वो रिफ्यूजीज को इंसान ही नहीं मानता। सावल अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करता है। यहाँ जियोन को दिखाते हैं जो शॉन को रेजिडेंट्स का आधा अधूरा डाटा दिखा देती है और कहती है कि पर्सनल डिटेल्स शेयर करना ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, लेकिन शॉन अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके उन फाइल्स को एक्सेस कर ही लेता है। जियोन को गुस्सा आता है कि शॉन सिर्फ उन लोगों को रिलोकेट करेगा जो जेनेटिकली उच्च वर्ग के माने जाते हैं। अब जियोन की टीम एक आदमी को फॉलो करती है जिनका किडनैपर्स के साथ एक कनेक्शन है। वो आदमी जियोंग से फाइट करता है, लेकिन जल्द ही जियोंग की टीम उसे घेर लेती है, लेकिन तभी उसका ब्रेन बॉम्ब एक्टिवेट होता है और वो तुरंत मर जाता है। कुछ देर के बाद सावल को एक स्पेशल फैसिलिटी में भेजते हैं। उसकी ट्रेनर 5 to 8 की टीम को बिलोंग करती है। तीसरा राउंड एक बॉक्सिंग मैच है जिसे टीवी पर दिखाया जाएगा। 5 to 8 और उसकी टीम कुछ ट्रक्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि इस नए डिस्ट्रिक्ट की टेस्टिंग रुक जाए। ट्रक्स के जलने से शॉन बड़ा गुस्सा हो जाता है। वो अपने पिता रियू से कई बार कह चुका है कि रिफ्यूजीज को हमारे साथ रिलोकेट करना सेफ नहीं है, लेकिन रियू नहीं माना। शॉन अपना एक्सपेरिमेंट पॉड को चेक करने जाता है और बेवजह एक लड़के को मार डालता है। यहाँ साउल अपने ट्रेनर के साथ मिलकर अपने अपोनेंट्स को एनालाइज करता है। अब 5 to 8 को पता चलता है कि शॉन रिफ्यूजीज डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े टीवी स्क्रीन भेज रहा है ताकि वो साउल का मैच लाइव दिखा सके। अब 5 to 8 को शक होता है कि शॉन को ये प्लान कर रहा है, वरना अचानक रिफ्यूजीज पर उससे इतना प्यार क्यों आ गया। फाइनल राउंड का दिन आता है और हजारों रिफ्यूजीज बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने आते हैं। उन्हें कुछ फ्री गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं, पर ग्रैंडपा को शॉन पर विश्वास नहीं है और वो साउल के फ्रेंड्स को घर के टीवी पर मैच देखने को कहता है। मैच के लिए साउल को कोर डिस्ट्रिक्ट में लेके जाते हैं जहां हवा बहुत ही साफ और किसी को ऑक्सीजन मास्क की वहां पर जरूरत होती नहीं। शॉन भी मैच देखने आया है, लेकिन उसके पिता रियू नहीं आए हैं। प्रेसिडेंट भी वहां पर मौजूद होती है। 5 to 8 के रास्ते में अचानक कुछ ब्लैक कार्स आ जाती हैं। वो बाहर आकर सबको मार गिराता है। फिर वो एक आदमी की गर्दन में एक चिप देखता है जिससे सारे सस्पेक्ट्स को मारा जा रहा है।
528 उस आदमी को ट्रक में बांधकर उसके फोन मैसेजेस को रिप्लाई करता है ताकि उसके बॉस को शक ना हो कि वो पकड़ा गया। यहाँ फाइनल्स में 3 राउंड्स होंगे और हर राउंड 5 मिनट का होगा। 3 राउंड के बाद जो बचेगा वही विनर होगा। फर्स्ट राउंड में साउल धनाधन मार खाता है। उसकी ट्रेनर को उसकी बहुत फिक्र होती है, लेकिन साउल एक्सप्लेन करता है कि मेरे अपोनेंट के मूव्स को मैं स्टडी कर रहा था। ये 528 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मुझे इससे डरने की जरूरत है ही नहीं। रिफ्यूजीज मैच देखने में मस्त होते हैं, लेकिन इस बात का फायदा उठाकर शॉन के आदमी उस एरिया में जगह जगह बॉम्ब वाले बैग्स छोड़ देते हैं। अगले राउंड में साउल जरा जमकर फाइट करता है, लेकिन फिर भी उसका अपोनेंट उससे स्ट्रॉन्ग साबित होता है। 528 ने जिस आदमी को प्रिजनर बना के रखा है, उस आदमी के फोन से 528 को पता चल जाता है कि शॉन रिफ्यूजीज को बॉम्ब से उड़ाने का प्लान बना रहा है। वो अपने दोस्तों को भी कॉल करके सब कुछ बता देता है। फिर वे सब अपना अपना काम छोड़कर 528 के साथ रिफ्यूजीज को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ जोंग को रिफ्यूजी किडनैपिंग के बारे में पता चल चुका है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि शॉन उसके आसपास है। अपने अपोनेंट के मूव्स को अच्छी तरह एनालाइज करने के बाद साउल उसे आसानी से हराकर टूर्नामेंट जीत जाता है, लेकिन उसके सर पर लगे घाव से साफ दिखता है कि उसका स्कल मेटल से बना है और शॉन इसे नोटिस कर लेता है और वहां रखे कैमरास भी इस बात को रिकॉर्ड करते हैं और उसी मोमेंट सारे बॉम्ब्स एक्सप्लोड हो जाते हैं। 528 और उसके साथी नाइट्स को आने में देरी हो गई थी और वे रिफ्यूजीज का हत्याकांड रोक नहीं पाए। जियोंग और उसकी टीम लाशों को चेक करते हैं। तब जियोंग रियलाइज करती है कि मैच के दौरान शॉन इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा था। यहाँ 528 और उसके साथी उस प्रिजनर को पीटते हैं कि सच बताओ ये कौन करवा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। सावोल मिरर में अपनी चोट को देखकर रियलाइज करता है कि मैं तो एक म्यूटेंट हूँ। फिर उसे रजिस्ट्रेशन के लिए लेके जाया जाता है। डॉक्टर्स एक ब्लड बैग में उसका खून निकालकर उसके हाथ पर QR कोड का टैटू करते हैं। अब वो ऑफिशियली 527 कहलाएगा। उसका खून शॉन के एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा जाता है। शॉन बड़ा खुश होता है कि सावोल जैसा ताकतवर नौजवान मेरे एक्सपेरिमेंट में बहुत काम आएगा। जियोंग अब 528 से मिलती है और प्रिजनर को देखकर एक्सप्लेन करती है कि इस मिशन पर काम करने वाले सभी लोगों के ब्रेन का एक हिस्सा निकाल दिया गया है। ये वो हिस्सा है जिससे इमोशंस एक्सपीरियंस किए जाते हैं। उस पार्ट के ना होने से इन लोगों को बिल्कुल भी इमोशन फील नहीं होता। ये लोग सिर्फ मशीन बनकर रह जाते हैं। अब 528 प्रिजनर का फोन जियोंग को देता है ताकि वो उसके फाइल्स को डिक्रिप्ट कर पाए, पर शॉन को अरेस्ट करने के लिए जियोंग को और ज्यादा एविडेंस चाहिए। अब सावोल एक रिफ्यूजी नहीं है, एक नाइट है और उसे एक अपार्टमेंट दिया गया है। जियोंग उसको देखने के लिए जाती है और बताती है कि तुम एक म्यूटेंट ही सही, लेकिन मेरे लिए वही पुराने साहोल ही रहोगे। पर अब सभी जान गए हैं कि तुम एक म्यूटेंट हो, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। यहाँ शॉन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा होता है। लगता है उसकी बीमारी का यही इलाज है। शायद खून के लिए ही वो बच्चों को किडनैप कर रहा था। उसे लगता है कि माइनर्स के बच्चों के खून में कोई स्पेशल बात है, लेकिन उसका खून शॉन की बॉडी को सूट नहीं करता। लेकिन अब शॉन का असिस्टेंट कहता है कि हम सावोल का ब्लड दूसरे पेशेंट पर टेस्ट कर रहे हैं। उस पेशेंट को भी आप ही की तरह ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, लेकिन वो आदमी एक्सपेरिमेंट पॉड में है। शॉन तो अच्छे जीन के लिए पागल हो रहा होता है। वो किसी भी तरह अपने जीन की कमजोरियां मिटाना चाहता है, इसलिए अक्सर स्ट्रॉन्ग जीन वाले लोगों का ब्लड निकालकर उसे अपनी बॉडी में ट्रांसफ्यूजन कर लेता है। अगले दिन साउल एक नाइट के तौर पर अपने पहले मिशन पर निकलता है। अब रिफ्यूजी डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते वक्त वो ट्रक को रोककर अपने फ्रेंड से मिलता है और उन्हें राइड के लिए भी लेके जाता है। फिर वो चीजें डिलीवर करता है। नया होने के कारण वो कुछ न कुछ भूल ही जाता है, लेकिन टूर्नामेंट में जीत हासिल करने के बाद सभी उसे पहचानते हैं और उससे बहुत पसंद भी करते हैं, इसलिए वे उसकी बड़ी मदद भी करते हैं। काम के बाद सावोल 528 से मिलता है। 528 उसे अपना सीक्रेट मीटिंग प्लेस दिखाता है और बताता है कि रिफ्यूजीज को मार डालने का प्लान शॉन का ही था। अब सच जानकर सावोल भी 528 की सीक्रेट टीम में शामिल होने का फैसला करता है ताकि वे मिलकर इस गलत सिस्टम के खिलाफ लड़ सकें। यहाँ शॉन सबसे यही कहता है कि मैंने रिफ्यूजीज का रिलोकेशन एक्सेप्ट कर लिया है। वो जियोंग को ये भी कहता है कि मैं रिफ्यूजीज के लिए एक वैक्सीनेशन ड्राइव रखना चाहता हूँ। अब जियोंग 528 को बताती है कि हमें तुम्हारे प्रिजनर के फोन से शॉन के प्लान्स का पता चल गया है, लेकिन शॉन को क्रिमिनल साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। न ही हमें ये पता लगा है कि वो आगे क्या करने वाला है। इतना ही नहीं, शॉन रिफ्यूजी डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहा है। उसके लिए टेंट्स भी लगाए जा चुके हैं। 528 को शुरू से शॉन पर शक था और अब भी शक है कि वो अचानक रिफ्यूजी की हेल्थ की परवाह क्यों कर रहा है। कुछ ही देर में शॉन की रेस्क्यू टीम प्रिजनर को लेने आती है। 528 के नाइट्स उन्हें शूट कर देते हैं, लेकिन प्रिजनर बच निकलता है। वो एक इमरजेंसी फोन पर मीटिंग बुलाता है। कुछ घंटों के बाद शॉन का असिस्टेंट उसको देखता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कोई रेस्क्यू टीम नहीं भिजवाई थी। शॉन का असिस्टेंट रियलाइज करता है कि ये नाइट्स का ट्रैप था। वो तुरंत प्रिजनर को मार डालता है, लेकिन 528 और जियोंग उसको नहीं छोड़ते। उसका यहाँ आना ये साबित कर देता है कि वो रिफ्यूजी किलिंग में इन्वॉल्व्ड है, इसलिए जियोंग उसे अब अरेस्ट कर सकती है। और जब एक खबर पब्लिक में फैल जाएगी तो शॉन इसका ब्रेन बॉम्ब एक्सप्लोड करवा देगा। अब 528 उसको धमकाता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो हमारे साथ कोऑपरेट करो।
करो। अगले दिन शॉन और उसका असिस्टेंट देखते हैं कि सावुल के खून से एक पेशेंट तुरंत ठीक हो जाता है। दूसरी ओर शॉन के असिस्टेंट ने उन्हें जो क्लू दिया था उसके आधार पर नाइट्स कुछ स्पेशल कंपनी ट्रक्स को फॉलो करते हैं और तब वे एक शॉकिंग बात रियलाइज करते हैं। दरअसल चियोनम्योंग ग्रुप ऑफ कंपनीज जानबूझकर हवा को पॉल्यूट कर रही है ताकि लोग उनके द्वारा सप्लाई हो रहे ऑक्सीजन पर हमेशा निर्भर रहे। सच तो यह है कि कॉमेट एक्सप्लोजन से जो प्रदूषण हुआ था वो कई साल पहले ही साफ हो चुका था। जियोंग को शॉन का असिस्टेंट मैसेज करता है कि शॉन वैक्सीनेशन साइट के लिए निकल चुका है। 528 डिसाइड करता है कि हमला करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अगले दिन शॉन वैक्सीनेशन ड्राइव देखने आता है। 528 एक बिल्डिंग में छुपकर शॉन को खत्म करने का प्लान बनाता है, लेकिन शॉन का असिस्टेंट इनको धोखा दे देता है और 528 को खत्म करने के लिए अपना आदमी वहां भेजता है। और इससे पहले कि वो आदमी 528 को कुछ करे, दूसरा नाइट उस पर शूट कर देता है, लेकिन गन शॉट सुनकर वहां भगदड़ मच जाती है। नाइट्स कुछ गार्ड को शूट कर देते हैं, लेकिन कुछ गार्ड बच जाते हैं। वे शॉन को सेफली ले जाकर उसको बुलेट प्रूफ कार में बिठा देते हैं, लेकिन जाते वक्त शॉन देख लेता है कि नाइट्स ने ही उसके प्लान को चौपट किया है। नाइट्स चियोनम्योंग ग्रुप की बिल्डिंग में छुपकर कंटामिनेशन सिस्टम पर बॉम्ब्स लगा देते हैं। सारे ट्रक्स रोक दिए जाते हैं। जियोंग रियू को सारा एविडेंस देती है और वो प्रॉपर एक्शन लेने का वादा करता है। जियोंग 528 को भी इन्फॉर्म करती है कि फिलहाल कोई अटैक मत करो क्योंकि रियू ने एक्शन लेने का वादा किया है, लेकिन 528 को रियू पर भी विश्वास नहीं है। फिर शॉन अपने आदमियों को नाइट्स के सीक्रेट प्लेस में लेके जाता है, लेकिन नाइट्स पहले ही बच निकले थे और उन्होंने अपने जीपीएस भी निकाल फेंके थे। शॉन सावुल के सिवाय बाकी सारे नाइट्स को मार डालने का ऑर्डर देता है। यहाँ रिफ्यूजी कैंप में भी लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं। रियू प्रेसिडेंट को सारा सच बता देता है और एक नया एग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसके तहत ऑक्सीजन सिस्टम को सरकार खुद संभालेगी, ना कि कोई प्राइवेट कंपनी। जब शॉन वहां पर आता है तो प्रेसिडेंट बताती है, तुमने जो क्राइम किए हैं उसकी सजा तुम्हें डिफेंस मिनिस्टर देंगे। वो गुस्से में अपने पिता से बहस करता है, लेकिन रियू कहता है कि ये कंपनी जनता को बचाने के लिए बनाई गई थी, ना कि उन्हें हानि पहुंचाने के लिए। इतने में डिफेंस मिनिस्टर शॉन को अरेस्ट करने आता है, लेकिन शॉन अपने गार्ड्स को शूट करता है और अपने पिता को गन पकड़ा देता है। रियू उसे शूट करना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो शूट करे, डिफेंस मिनिस्टर रियू को शूट कर देता है और तब पता चलता है कि डिफेंस मिनिस्टर भी शॉन के साथ मिला हुआ था और इन दोनों की अगली टारगेट है प्रेसिडेंट। कुछ समय के बाद शॉन अनाउंस करता है कि मैं अपने पिता का काम जारी रखूंगा और जो भी सरकारी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएगा वो मार दिया जाएगा। वो बताता है कि जब तक सारे नाइट्स पकड़े नहीं जाते, लोगों की डिलीवरीज पर रोक लगाई जा रही है। जियोंग और उसकी टीम को भी इस मिशन पर बुलाया जाता है, लेकिन जियोंग इनकार कर देती है। यहाँ ग्रैंडपा 528 को बताते हैं कि वो चियोनम्योंग ग्रुप के लिए काम करते थे और उनके पास कोर डिस्ट्रिक्ट का ब्लूप्रिंट भी है। सड़कों पर सोल्जर्स नजर आते हैं जो नाइट्स को ढूंढ रहे होते हैं। अनेकों रिफ्यूजीज बीमार पड़ जाते हैं और एक एक करके मरने भी लगते हैं। ग्रैंडपा ठीक गैस कर लेते हैं कि शॉन ने इन्हें वैक्सीन नहीं बल्कि पॉइजन दिया है। उसने रिफ्यूजीज को रिलोकेट करने की परमिशन दी थी क्योंकि उसे पता था कि जब रिफ्यूजीज जिंदा ही नहीं बचेंगे तो रिलोकेट कैसे होंगे। ग्रैंडपा तुरंत घर आकर एक बेल रिंग करते हैं जिससे एक नाइट को खबर जाती है। वो बाकियों को भी टेक्स्ट कर देता है। सारे नाइट्स जल्द ही अपने हाइड आउट से निकलकर वैक्सीनेशन टेंट्स की ओर भाग जाते हैं। सावुल देखता है कि उसके फ्रेंड्स को वैक्सीन देने वाले हैं। वो अपनी गन शूट करता है जिससे सभी डरकर वहां से भागने लगते हैं। सोल्जर्स बदले में उसे शूट करने को तैयार होते हैं, लेकिन सावुल का एक दोस्त बीच में आकर बुलेट्स अपने ऊपर ले लेता है। सावुल उसकी ओर भागता है, लेकिन सोल्जर्स उसे पकड़कर लेके जाते हैं। यहाँ शॉन को सावुल के पकड़े जाने की खबर मिलती है, लेकिन साथ ही ये भी पता चलता है कि नाइट्स ने सारे टेंट्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। वो सभी नाइट्स को खत्म करने का ऑर्डर देता है। सावुल के अरेस्ट की खबर जानकर जियोंग नाइट्स से मिलने जाती है। वो कोर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत कुछ जानती है। वो नाइट्स के साथ अपना नॉलेज शेयर करती है ताकि वे कोर डिस्ट्रिक्ट पर अटैक कर सके। यहाँ गार्ड सावुल को शॉन के पास लेके जाते हैं, लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं मानता तो वे जबरदस्ती उसे सिडेटिव देकर एक खतरनाक प्रोसीजर के लिए तैयार करते हैं। इस प्रोसीजर में सावुल का ज्यादा से ज्यादा खून शॉन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। शाम को जियोंग नाइट्स को अपने सोल्जर्स की तरह ड्रेस करवाकर कोर डिस्ट्रिक्ट में लेके आती है। वे बॉम्ब्स की मदद से वहां के इनविजिबल बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो कि उस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब वे चियोनम्योंग बिल्डिंग के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं और सारे गार्ड्स को खत्म कर देते हैं। वहां और भी कई कार्स आने लग जाती हैं और गन फायर शुरू हो जाती है। एक नाइट फ्यूज बॉक्स ढूंढकर बिल्डिंग का पावर कट ही कर देता है। अब वे आसानी से अंदर जाकर शॉन के असिस्टेंट और उसके आदमियों को मार डालते हैं। तभी इमरजेंसी पावर सिस्टम ऑन होता है। अब शॉन अपना ट्रीटमेंट रोक देता है। तभी नाइट्स एक्सपेरिमेंट स्पॉट तक पहुंच जाते हैं। वहां के गार्ड्स को मारकर वे शॉन को टारगेट करते हैं, लेकिन वो सावुल के साथ बचकर भागने की कोशिश करता है। जियोंग और उसके सोल्जर्स बिल्डिंग के अंदर जाकर एक कमरे में पहुंचते हैं जहां प्रेसिडेंट और डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। मिनिस्टर समझाता है कि ये सोल्जर उसका ऑर्डर मानेंगे, लेकिन जियोंग उसको गद्दारी करने के लिए अरेस्ट कर लेती है। फिर चियोनम्योंग बिल्डिंग के बाहर जियोंग अनाउंस करती है कि डिफेंस मिनिस्टर अरेस्ट हो चुका है, इसलिए अब शॉन और उसके आदमियों को सरेंडर होना पड़ेगा। लेकिन शॉन चुपचाप नहीं रहता। वो एयर कोर वाले कमरे में जाकर उसे ओवरलोड करने की कोशिश करता है। पूरी सिटी में एक्सप्लोजन अलर्ट बजने लगता है और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं।
लेकिन एन वक्त पर 5 to 8 एयर कोर रूम में जाकर गार्ड्स को शूट कर देता है, लेकिन शॉन सावल को मार डालने की धमकी देता है। इसी बीच सावल अपनी चेयर हटाता है और शॉन जरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मौका पाकर 5 to 8 शॉन को फाइनली मार डालता है। सोल्जर्स और नाइट्स मिलकर लोगों को एक्सपेरिमेंट स्पॉट से आजाद कर देते हैं। सभी एग्जिट पर पहुंचते हैं और तभी बिल्डिंग होती है एक्सप्लोड और इस तरह पूरा का पूरा कोर डिस्ट्रिक्ट मिट्टी में मिल जाता है। कुछ दिन के बाद प्रेसिडेंट अनाउंस करती है कि डिस्ट्रिक्ट ए बन चुका है और सभी लोग वहां रिलोकेट हो सकते हैं। वो ये भी अनाउंस करती है कि अब से जनरल, स्पेशल, कोर करके अलग अलग क्लास सिस्टम नहीं होंगे और ना ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होंगे। सब एक समान है और इंसानों के बीच कोई भी भेदभाव नहीं होगा। 3 महीने बाद 5 to 8 से सावल मिलने जाता है, जो अपने अपार्टमेंट में बंद है और बीमार भी। 5 to 8 उसे अपने ट्रक में बाहर लेके आता है और दोनों पहली बार ताजी हवा को एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ इस सीरीज का पहला सीजन यहाँ खत्म होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये सीरीज? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।